मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर इकाई 9 पढ़ेंगे आज। इकाई 10 पढ़ चुके हैं, उसकी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। जो मित्र नहीं देखे उनको देख लेंगे। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया गया है। तो इकाई 9 है लोग, विकास और पर्यावरण, यानी इसमें हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए यहाँ सबसे पहले समझ लेते हैं संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस एवं पर्यावरण दृष्टिकोण क्या बताया गया इसके बारे में। मित्रों ये हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, KVS मैदान की जो बुक है सबसे अच्छी बुक है। मैंने इसी को पढ़ करके यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है 3 बार, ठीक है। तो उसी समय पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ बताया जा रहा है जलवायु संकट पृथ्वी पर प्रभावी रूप से विद्यमान है। जलवायु संकट पृथ्वी पर प्रभावी रूप से विद्यमान है। इसमें अब कोई संशय की स्थिति नहीं रही है। जैव विविधता का सतत पतन हो रहा है, यानी जो जैव विविधता है हमारी बायोडाइवर्सिटी, उसका पतन हो रहा है। महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, यानी महासागरों की जो अम्लीयता है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ रही है। यह सूची अत्यंत लंबी है तथा दिन प्रतिदिन और अधिक गंभीर होती जा रही है, ठीक है। यानी समस्याएं डेली क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। उसके बारे में यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है एंथ्रोपोसेन। ये क्या है, वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस पृथ्वी ने कभी मनुष्य को आकार दिया था, अब वही मनुष्य जानबूझकर पृथ्वी को नया आकार दे रहा है। इसी कारण वर्तमान युग को एंथ्रोपोसेन यानी मानव का युग कहा जाता है। यानी आज के युग को क्या कहा जाता है, मानव का युग। चलिए अब हम बात करते हैं पर्यावरण की परिभाषा। क्या रहने वाली है पर्यावरण की परिभाषा। सभी मित्रों जानते हैं कि जो हमारा पर्यावरण है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घेरा, यानी जो हमको या हमारी पूरी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है वही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं पर्यावरण की परिभाषा। पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ऐसा ज्ञात ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, ठीक है। यानी पृथ्वी पर ही केवल जीवन संभव है। पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण की मौलिकता को बनाए रखने की आवश्यकता है। यानी हम पर्यावरण को बराबर मेंटेन रखेंगे, ठीक है, तभी जीवन संभव रहेगा पृथ्वी पर। मनुष्य हो या अन्य जीव जंतु सभी पर्यावरण की उपज हैं। यानी जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, सब पर्यावरण की उपज हैं। उनकी उत्पत्ति, उनका विकास, वर्तमान स्वरूप एवं भावी अस्तित्व पूरी तरह पर्यावरण की परिस्थिति पर ही निर्भर करता है। यानी सबका जो जीवन है वो पर्यावरण की परिस्थिति पर ही निर्भर कर रहा है। अब पर्यावरण के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो पर्यावरण मूल रूप से फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनर शब्द से बना है, ठीक है। इन्वायरोनर शब्द कैसा है, ये मित्रों फ्रेंच भाषा का शब्द है, ध्यान रखेंगे। जिसका अभिप्राय क्या है, समस्त पारिस्थितिकी अथवा समस्त बाह्य दशाएं होता है। पर्यावरण का संधि विच्छेद करने पर परि प्लस आवरण प्राप्त होता है ना, जिसका अर्थ होता है जिससे संपूर्ण जगत घिरा हुआ हो, है ना, यानी संपूर्ण संसार घिरा हुआ हो। यह हमारी पूरी पृथ्वी घिरी हुई। सामान्यतः किसी स्थान विशेष में मानव के चारों तरफ स्थल, जल, वायु, मृदा आदि का वह आवरण जिससे वह घिरा हुआ है पर्यावरण कहलाता है। यानी हमारी संपूर्ण पृथ्वी जिससे घिरी हुई है वही हमारी क्या कहलाती है, पर्यावरण, वही हमारी पर्यावरण कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य है कि हम अपने चारों ओर आवरण को सुरक्षित रखें, यानी हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं हम उनका क्या करें, संरक्षण करें, यानी उनको हम सुरक्षित रखें। पेड़ पौधे, ठीक है, सभी चीज़ों को हम क्या करें, सुरक्षित रखें तथा उसे जीवों के अनुकूल बनाएं। क्या करें, उनको जीव जंतुओं के क्या करें, अनुकूल बनाएं।
क्योंकि पर्यावरण और प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। क्योंकि क्या है, पर्यावरण और जो प्राणी हैं वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। इसके दो स्वरूप होते हैं। इसके दो स्वरूप होते हैं, पहला अनुकूल, दूसरा है प्रतिकूल। अनुकूल यानी जो जीवधारी के अस्तित्व की रक्षा करे, रक्षा, विकास और पुनरुत्पादन और उन्नति में सहायक होता है ना, यानी जो चीज़ें उनके अनुकूल हों। दूसरा प्रतिकूल, जो जीवधारी के अस्तित्व की जीवन विकास प्रक्रिया में बाधक हों, यानी जो सभी चीज़ें क्या हों, जीव जंतुओं के क्या हों, जीवधारियों के प्रतिकूल हों, यानी विपरीत हों। ठीक है, तो अनुकूल और प्रतिकूल ये दोनों कंसेप्ट हो गए। अब उसके बाद करते हैं पर्यावरण संबंधी विचारधाराएं। कौन कौन सी विचारधाराएं हैं? तो सबसे पहले पर्यावरण नियतिवाद, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म 19वीं शताब्दी के यूरोप में क्या बताया जा रहा है, 19वीं शताब्दी के यूरोप में विकसित हुई अवधारणा। इसके अनुसार पर्यावरण यह निर्धारित करता है कि किसी संस्कृति का विकास कैसे होगा। उदाहरण के लिए यूरोपीय देशों का मानना है कि गर्म मौसम के देशों जैसे कि भारत हमारा क्या है, ये गर्म देश माना जाता है, के लोग आलसी होते हैं क्योंकि उन्हें जीवन यापन के लिए अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ता है। उसके बाद है पर्यावरण संभाव्यता, है ना, पर्यावरण संभाव्यता 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्या बताया जा रहा है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नियत पर्यावरण संभाव्यता 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नियतिवाद के प्रतिस्थापन के रूप में यह अवधारणा आई कि इसके अनुसार पर्यावरण लोगों की गतिविधियों को कई मायनों में अवरुद्ध तो कर सकता है, लेकिन यह तय नहीं कर सकता कि वे सटीक रूप में कैसा व्यवहार करेंगे। तकनीक के कारण मनुष्य इसमें निर्णायक भूमिका में आ गया है। उसके बाद बात करते हैं प्रजाति, जनसंख्या और समुदाय, स्पीसीज, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। सबसे पहले बात करते हैं प्रजाति, स्पीसीज। यह एक जैविक विचार है जिसका अभिप्राय उस जीव वर्ग से है जो वंशानुक्रम के अनुसार, है ना, जो वंशानुक्रम के द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता है। प्रजाति के सदस्यों का अंतः प्रजनन होना आवश्यक है ताकि वृद्धि हो सके, ताकि उनमें क्या हो सके, वृद्धि हो सके। बात करते हैं जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, इसको हम समष्टि भी कहते हैं। ध्यान रखें मित्रों, जनसंख्या को पॉपुलेशन, है ना, और समष्टि भी कहते हैं। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों का लगभग अस्थायी समूह जिनका आपस में अंतः प्रजनन होता है क्या कहलाता है, जनसंख्या कहलाता है। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, यहाँ से मित्रों प्रश्न खूब पूछा जाता है। मित्रों ये क्लास यूपी टेट के लिए भी अनिवार्य रहने वाली है और यूजीसी नेट स्पेशल तो है ही है फर्स्ट पेपर के लिए। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक मित्रों? जन्म दर, ठीक है, फिर है मृत्यु दर, जनसंख्या प्रसार, इसमें क्या क्या आएगा, उत्प्रवासन, है ना, उत्प्रवासन आएगा, और अप्रवासन, पलायन, ये चीज़ें आएंगी किसमें, जनसंख्या प्रसार में। आयु वितरण और जनसंख्या वृद्धि दर, और छठा पॉइंट है उपलब्ध संसाधन, ठीक है, इसमें क्या कहेगा, भोजन, जल और स्थान इत्यादि। तो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मुख्य कारक हैं, ठीक है, ध्यान रखें, जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या प्रसार, आयु वितरण, जनसंख्या वृद्धि दर और उपलब्ध संसाधन, ठीक है। इनसे क्या होता है, जनसंख्या क्या होती है, ज़्यादा प्रभावित होती, ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या प्रसार, ठीक है, 6 पॉइंट इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद में जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से लगभग हर बार प्रश्न पूछा जाता है नेट में, फर्स्ट पेपर में। तो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, है ना, बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा क्या हो जाएगी, देख लेते हैं मित्रों, कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव जंतुओं के मध्य उसके बीच में जो विभिन्नता पाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं मित्रों, जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, जैव विविधता को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? आनुवंशिक विविधता,
ठीक है, जेनेटिक्स। दूसरा है प्रजाति विविधता और तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, है ना, यानी इकोसिस्टम। पहला है जेनेटिक्स, स्पीशीज और इकोसिस्टम, 3 चीज़ें हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जैव विविधता को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। पहला जेनेटिक्स, आनुवांशिकी मुख्य रूप से आनुवांशिकता से प्राप्त गुणसूत्र का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी जेनेटिक्स क्या होता है, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक यानी आनुवांशिकता का या आनुवांशिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रजाति, इन्हीं स्पीशीज, जीवित जीवों का वह समूह जिसमें समान व्यक्ति सम्मिलित होते हैं तथा जो गुणसूत्रों का आदान प्रदान करने में सक्षम होते हैं, है ना। प्रजाति एक प्रमुख टैक्सोनॉमिक इकाई है जो जीन्स के नीचे आती है, जैसे होमो सैपियंस। ठीक है, यानी स्पीशीज, जाति, प्रजाति। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, है ना, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो दोनों शब्द अलग अलग ध्यान रखेंगे, एक है इकोलॉजी, एक है इकोसिस्टम। ठीक है, एक है इकोलॉजी और एक है इकोसिस्टम। चलिए, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है, ये यूपी टेट में पूछा जा चुका मित्रों, ध्यान रखेंगे, अर्नेस्ट हैकेल द्वारा दिया गया था। यह जीव विज्ञान की वह शाखा है, यानी पारिस्थितिकी क्या है, इकोलॉजी, यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव पर वातावरण के प्रभाव तथा जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह मुख्यतः 3 स्तरों पर विद्यमान है। नंबर 1 जीव जंतु, जनसंख्या और समुदाय। ठीक है, 3 चीज़ों पर यह विद्यमान है। इकोलॉजी ध्यान रखेंगे, इसका 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकेल ने इसका प्रतिपादन किया था। उसके बाद में पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, एक है इकोलॉजी और एक है इकोसिस्टम, दोनों में कन्फ्यूज नहीं करना है मित्रों, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 ईस्वी में एजी टांसले, ठीक है, अर्थर टांसले द्वारा किया गया था। यह जीवित प्राणियों का एक आत्म विनिमयन समुदाय है जो परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा पर्यावरण के साथ ऊर्जा और पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। यह एक मुक्त तंत्र है ना, यानी ओपन सिस्टम इकोसिस्टम होता है। चलिए, आज मित्रों हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद में अगली क्लास में जैव मंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं ये सब पढ़ेंगे, जैविक घटक, अजैविक घटक, है ना। जैव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये बायोस्फीयर पृथ्वी के चारों तरफ लगभग 30 किलोमीटर मोटी वायु, जल, स्थल, मृदा तथा साइल युक्त एक जीवनदायी परत होती है जिसके अंतर्गत पादपों एवं जीव जंतुओं का जीवन संभव होता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम अगली क्लास पढ़ेंगे मित्रों पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।